हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए क्लास में हमने इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर चैप्टर नंबर 10, उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, साथ ही साथ मीनिंग, उसका इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस, ये तीन चीजें मैंने पहली क्लास में एक्सप्लेन की थी। फिर लंबा ब्रेक हो गया था, फिर उसके बाद आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग इंडस्ट्रीज के जो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से बेसिस पर होते हैं। इसमें टोटल 3 बेसिस है, उन तीनों बेसिस के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले आज की क्लास में। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली, इंपॉर्टेंट मतलब काफी ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तुम्हें नॉर्मली भी जानना जरूरी है कि भाई हमारे देश में कौन कौन से टाइप के बिजनेस चलते हैं। ठीक है, ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आपको बहुत काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जैसे बाकी के पीडीएफ में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वैसे इसकी क्लास खत्म होती है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मतलब पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये तीन चीजें आपकी तरफ से सपोर्ट बढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल और समझते हैं क्या है इसके अंदर। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हैज रिमेन्ड प्रोग्रेसिव ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। देखो सिचुएशन कैसा है कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कि ऐसे समझो कि बिजनेस के जो स्टेटस था वो कैसा था यहाँ पे। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में बिजनेस का काम शुरू हुआ था, मतलब 1947 के बाद हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद जब धीरे धीरे काम शुरू हुआ तो हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट हुआ था प्लानिंग पीरियड। और ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड में हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो अच्छा खासा कर रहा था, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस था ना, मेन फोकस डेवलपमेंट में किया था। और हमारे उस मतलब जो उस टाइम के लोग थे, उन लोगों को ये लगा कि बिना इंडस्ट्री के डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो उन लोगों का जो मेन फोकस था वो किस पे था, इंडस्ट्रीज पे ही था। इसी वजह से स्टार्टिंग में क्लियरली लिखा कि रिमेन प्रोग्रेसिव। इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर टू नो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब देखो स्ट्रक्चर क्यों समझना जरूरी है। अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि इंडिया में किस तरह के स्ट्रक्चर काम करता है या किस तरह का बिजनेस लेवल है, तब तक हम इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑनरशिप एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट। जैसा मैंने बोला तीन टाइप पढ़ने वाले हैं, तो वो तीन टाइप कौन कौन से हैं। सबसे पहला है साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला क्या है, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। और तीसरा है हमारा जितने प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसके बेसिस पे। क्लियर है, टोटल कितने टाइप हो गए आपके, तीन हो गए, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अभी स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज। तो पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो सबसे सिंपल है, वो है कॉटेज इंडस्ट्री। सबसे पहला सबसे सिंपल क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री। अब क्वेश्चन ये है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज का सिंपल मतलब समझो, वो इंडस्ट्रीज जो बेसिकली फैमिली मेंबर्स के द्वारा चलते हैं, यानी कि इट इज मेनली रन बाय फैमिली मेंबर्स विथ सिंपल इक्विपमेंट्स। यानी कोई भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल घर की चीजों का भी यूज करके तुम बिजनेस कर सकते हो। एंड विद द नेग्लिजिबल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अच्छी बात है, ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, ना मशीनों की जरूरत पड़ती है, ना ही बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सर ऐसा कौन सा इंडस्ट्रीज है जिसमें ना पैसे की ज्यादा जरूरत है, ना ज्यादा मशीनों की जरूरत है, ना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो एग्जाम्पल है खादी, पापड़, खाखरा, इंसेंस स्टिक्स, यानी कि अगरबत्तियां जो बनती हैं वो। अगर आपने देखा, अगर आप सूरत या गुजरात में रहते हैं, मतलब गुजरात में आसपास कहीं भी रहते हैं, ठीक है, स्पेशली अगर मैं बताऊं, जैसे मैं जहां रहता हूँ सूरत में, मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पे जो फैमिलीज होती है ना, वो पापड़, खाखरा ये सब बहुत बनाते हैं। मेरे ही कुछ फ्रेंड्स है वो खाखरा मतलब कुछ सीजन होते हैं उसमें काफी बनाते हैं। जैसे अभी उत्तरायण वाला सीजन था, तो उसमें कैसा था, वो लोग उत्तरायण में वो चीजें बनती है, तिल के लड्डू बनते हैं, फिर सिंह के पापड़ बोला, सॉरी, सिंह की पट्टी बनती है, वो सारी चीजें बनाते थे। तो वो कैसा है, वो भी समझ लो एक तरह का कॉटेज इंडस्ट्री है, क्योंकि उसमें बेसिकली कैसे रन होता है, मेनली रन बाय फैमिली मेंबर्स विद सिंपल इक्विपमेंट्स, नो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ मशीन, नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर इतना। तो पहला था कॉटेज इंडस्ट्रीज। दूसरा है आपका टाइनी इंडस्ट्री। टाइनी मतलब छोटा। अब यहाँ पे क्या होता है वो समझो। अब ये देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, एक एक लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे जो पहला था ना, पहला में क्या था कि भाई फैमिली मेंबर है, कॉटेज इंडस्ट्री। थोड़ा ऊपर गए, टाइनी इंडस्ट्री या टीनी जिसको बोल सकते हो, टाइनी ही ज्यादातर प्रोनाउंस करते हैं। ओके, इंडस्ट्रीज रन ऑन लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। अब इसमें तुम्हें याद रखना है कि ये बेसिकली किस पे काम करता है, लेबर इंटेंसिव, यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम यूज होता है वो लेबर का होता है, ठीक है, ना कि मशीनों का।
यानी कि सेम उसके जैसा है, बस थोड़ा सा बड़ा है। अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट, देखो आया ना, उससे बड़ा आया ना, कि क्या है यहाँ पे साथ में इन्वेस्टमेंट भी है। तो अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट अप टू 25 लाख रुपीज आर नोन एज ए टाइनी इंडस्ट्रीज। तो याद रखना है भाई, इसमें थोड़े बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी, और वो पैसे कितने, 25 लाख रुपए। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, 25 लाख रुपए। सेम है जैसे कॉटेज इंडस्ट्री था वैसे टाइनी है, बस लिमिटेशन क्या आ गया, सॉरी मतलब कि एक्स्ट्रा क्या आ गया, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट आ गया। उसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा था, लिखा इसमें 25 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं ना। तो पहला वाला सिंपल है, दूसरा वाला 25 लाख रुपए लगा दो। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो वो देखो, इंडस्ट्रीज ऑफ आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मेटल, लेदर, क्ले, जो बेकरीज होती हैं ये सारी, जैसे तुमने देखा होगा ना, अगर घर के आसपास कहीं देखे होगे तो जहाँ पे वो टोस्ट बिस्किट मिलते हैं, ब्रेड मिलता है ना, वो सब, तो वो सब यही इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है? जहाँ पे छोटे छोटे मशीनें होती, ज्यादा ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लेकिन अच्छा बिस्किट्स मिलते हैं। ठीक है? वहां पे टोस्ट मिल जाते हैं, बटर मिल जाते हैं, ये सारी चीजें जो तुम लोग नॉर्मली मॉर्निंग में चाय नाश्ता के साथ खाते हो। या तो स्कूल स्टेशनरीज बोल सकते हैं हम लोग, जो स्कूल की स्टेशनरीज होती है वहां के लिए भी ये बिजनेस जो है सबसे अच्छा है। क्लियर है इतना? तो ये दो हो गया, तो मैं एग्जाम्पल में लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहेगा। बेकरीज, स्कूल, स्टेशनरीज। ठीक है? ये दो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। बाकी का एग्जाम्पल तो आपने बुक में लिखा ही है, दो एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी इंडिया में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज विच हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 25 लाख एंड लेस देन 5 करोड़। अब यहाँ पे जो हाईलाइट है वो ये है कि मोर देन 25 लाख बट लेस देन 5 करोड़। तो याद रखना है कि भाई 25 से तो ज्यादा होना चाहिए, यानी 25 और 5 के बीच में है। ठीक है? क्या है? 25 और 5 के बीच में, यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो 25 लाख से ज्यादा है बट लेस देन 5 करोड़। क्लियर है इतना? ये तुम्हें पता होना जरूरी है। ये 25 लाख है, ये 25 करोड़ है। तो चलिए इसको नहीं लिखते हैं, रहने ही दो, बुक में जब दिया ही है मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, उसी को याद रखना है। मोर देन 25 लाख एंड लेस देन 5 करोड़, एंड यूटिलाइज लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज टू बिग इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे ओके, यहाँ पे तुम्हें याद क्या रखना है, इट इज ऑल्सो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। यानी यहाँ पे भी बेसिकली या मेनली जो यूज होता है वो लेबर इंटेंसिव का ही यूज होता है। एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा ये है कि इट इज एंसिलियरी। ठीक है? एंसिलियरी इंडस्ट्रीज टू बिग इंडस्ट्रीज, यानी ये वो चीजें बनाते हैं जो बेसिकली बिग इंडस्ट्रीज के काम आती है, जैसे यूनिट प्रोड्यूसिंग टूल्स, सिंपल कंज्यूमर गुड्स, ऑटो रिपेयर पार्ट्स। ठीक है? ऑटो रिपेयर यूनिट्स, तो ये सारी चीजें यूज कहाँ होती, बड़े इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। क्लियर है इतना? तो हमने टोटल कितने टाइप पढ़ लिए, 3 टाइप। पहला हमारा था कॉटेज, दूसरा था टाइनी, या तीसरा स्मॉल स्केल। कॉटेज में क्या बोला, फैमिली मेंबर्स चलाते हैं। टाइनी में क्या था, 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या, 25 से 5 करोड़ का। और ये जो है एंसिलरी है किसके लिए, बिग इंडस्ट्रीज के लिए। क्लियर है? और लेबर इंटेंसिव तो तीनों में ही है। उसके बाद अगला है हमारा मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। अब मीडियम स्केल आया, जैसे ही पैसे बढ़ेंगे तो लेबर से ये बन जाएंगे कैपिटल इंटेंसिव। अब यहाँ पे देखो लिखा है इंडस्ट्रीज विच है इन्वेस्टमेंट लिमिट्स ऑफ मोर देन 5 करोड़। यहाँ पे कितना था, 25 से 5 करोड़ था ना। अब यहाँ पे 5 करोड़ से ज्यादा है बट लेस देन 5 करोड़। याद रखना है, मोर देन 5 करोड़ बट लेस देन 5 करोड़। क्लियर है? यूटिलाइज लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स आर नोन एज ए मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। इट मींस कि ये डिपेंड करता है कि भाई लेबर वाला चलेगा या कैपिटल वाला, मतलब दोनों का यूज हो सकता है। और लिखा है ना तो समझ आ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई मैंने बोला ना, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली मशीनों का यूज होगा ही होगा। जैसे इंडस्ट्रीज ऑफ मशीनरी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, तो ये सारी चीजें आपके किसमें आ जाए, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट कौन सा हमारा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे जब अभी सबसे बड़ा आ गया ना, तो सबसे बड़ा है तो सबसे पहली बात तो याद रखना है मोर देन 10 करोड़ रुपीज। एंड ये टोटली कैसा, यूटिलाइज कैपिटल इंटेंसिव। इसके पहले वाले में लेबर और कैपिटल दोनों था, लेकिन इसमें टोटली कैपिटल है। तो भाई 10 करोड़ से ज्यादा रुपए जब लगाओगे तो भाई हम ज्यादातर मशीनों का यूज करेंगे ना। एंड इसमें एग्जांपल्स के तौर में क्या क्या हो सकता है, रेलवेज, बिग व्हीकल्स लाइक ट्रक, ट्रैक्टर, ये सारी चीजें, और आयरन इंडस्ट्रीज। क्लियर है? ये 3 एग्जांपल आपको याद रखना है। ओके, तो ये था हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं ऊपर से। सबसे पहला हमारा था कॉटेज।
कॉटेज में क्या बोला, फैमिली मेंबर होता है, सिंपल इक्विपमेंट्स होता है, घर पे काम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइनी इंडस्ट्री। टाइनी इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली लेबर इंटेंसिव है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो 25 लाख तक का होता है। टाइनी में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, 25 लाख तक। फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, 25 लाख से 5 करोड़। कितना इन्वेस्टमेंट है, 25 लाख से 5 करोड़। ये जो मैंने अंडरलाइन किया इसको लिख लेना साथ नोट्स बना के, तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। ओके, 25 लाख से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये भी लेबर इंटेंसिव है। और बस एक्स्ट्रा याद रखना है, एंसिलियरी इंडस्ट्रीज टू बिग इंडस्ट्रीज, क्लियर, लाइक ऑटो रिपेयर यूनिट्स, एग्जांपल के तौर पे ऑटो रिपेयर यूनिट्स। फिर हमारा मीडियम स्केल आया, तो मीडियम में 5 करोड़ से 10 करोड़, और ये कैपिटल भी हो सकता है और लेबर भी हो सकता है, या दोनों का एक मिक्सर हो सकता है, लाइक केमिकल हो गया, मशीनरीज हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गया। फिर लास्ट है हमारा लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल में क्या हो जाए भाई, 10 करोड़ से ज्यादा, जहां पे 10 करोड़ है वहां पे सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव होगा। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? अभी नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। नेक्स्ट कौन सा है, ऑनरशिप, यानी इस जिसका ऑनर कौन होगा उसके बेस पे होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या होता है, इंडस्ट्रीज विच हैव ऑनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। याद रखना है कि भाई जो कंट्रोल है, ऑनरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहाँ है, अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, टेलीफोन, पोस्ट एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे मेन ये नहीं था, मेन है आगे वाला। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। नंबर 1 डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज। अब डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज क्या है वो देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, गवर्नमेंट रन्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स अंडर इट्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें सबसे पहला याद रखना है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अंडर इट्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड इट्स डिपार्टमेंट्स, और इसके अंदर खुद का इसका डिपार्टमेंट होता है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट, इनका खुद का डिपार्टमेंट होता है। एंड इंक्लूड्स इट्स इनकम एक्सपेंडिचर प्रोविजन इन द बजट। और तीसरी बात याद रखनी है, इनका अपना खुद का क्या होता है, बजट होता है। बजट का मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में डिसाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3 बातें याद रखनी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, इनका अपना खुद का डिपार्टमेंट होता है, और इनके लिए अपना खुद का क्या होता है, बजट होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज। क्या बोलेंगे इसको हम, डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज। क्लियर है इतना? ये 3 बातें तुम्हें याद रखनी। क्या क्या याद रखना है, पहले तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अंडर गवर्नमेंट हो जाएगा। दूसरा, इनका अपना सेपरेट डिपार्टमेंट है। तीसरा, इनका अपना खुद का बजट होता है। बजट क्यों होता है वो हमें पता है, नॉर्मली इनकम के लिए होता है और एक्सपेंडिचर के लिए होता है। ठीक है, तो ये मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। क्लियर है? तो पहला होगा डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज। फिर दूसरा है पब्लिक कॉर्पोरेशन। अब पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या, देखो, विच आर ओन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो पहला पॉइंट याद रखना कि भाई ऑनर इसका कौन है, या तो सेंट्रल है या तो स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, ऑनर जो है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या तो स्टेट गवर्नमेंट है। क्लियर है? बट एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेशन। लेकिन जो इसका, हाँ, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कहां होता है, इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेशन, यानी कि कंट्रोल करने के लिए एक अलग से कॉर्पोरेशन बनता है। क्लियर है? वाइल वेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन प्रोसेस अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज अ पब्लिक कॉर्पोरेशन। हाँ, लेकिन याद रखना है कि जो डिसीजंस होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट का उसमें इन्फ्लुएंस होता है, या इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें कितनी बातें याद रखनी है, पहले ध्यान से समझना। पब्लिक कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, पहला तो ऑनर कौन होगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे या तो स्टेट गवर्नमेंट होंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अलग से कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेशन बना हुआ है, यानी एक अलग से सोसाइटी या कॉर्पोरेशन बनेगा जो लोग कंट्रोल करेंगे, लेकिन इन्फ्लुएंस किसका रहेगा, गवर्नमेंट करेगा। इतनी बात याद रखनी है। एग्जांपल के तौर पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया, फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग सेलिंग यूनिट लाइक जीएसएफसी एंड जीएनएफसी आर नोन एज अ पब्लिक कॉर्पोरेशन। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो लास्ट नाम में जो है ना कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है। ठीक है, इससे पता चली जाएगा कि भाई ये कौन सी पब्लिक कॉर्पोरेशन है। एलआईसी भी देखो पब्लिक कंपनी है, पर पब्लिक कंपनी और पब्लिक कॉर्पोरेशन, मैंने कहा ना सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए सारे पब्लिक वाले ही है, बट थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। इनके लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बना हुआ है, भाई वो लोग कंट्रोल करते हैं। इसके लिए अलग से पूरा ही डिपार्टमेंट बना हुआ है, राइट। तो ऐसे छोटी छोटी बातें याद रखनी है।
ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अब जॉइंट स्टॉक क्या होता है? जॉइंट स्टॉक का मतलब ये तो दो लोग मिलकर चला रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यूनिट विच आर मैनेज बाय गवर्नमेंट लाइक प्राइवेट कंपनीज। जॉइंट स्टॉक का मतलब ये होता है दो लोग मिलके। तो यहाँ पे क्या है? मैनेज बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इट इज मैनेज बाय गवर्नमेंट। लेकिन जो इसका मैनेजमेंट होता है वो कैसे होता है? पब्लिक नहीं, प्राइवेट। एक मिनट भाई, ये ज्यादा हो गया। हाँ, वो पब्लिक नहीं, प्राइवेट कंपनी की तरह होता है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्रिवेलिंग कंपनीज लॉज। लेकिन याद रखना है कि जो भी इनका कंट्रोल होता है, वर्क होता है, वो कैसे होता है? एज पर द कंपनीज लॉज। क्लियर है इतना? नाउ अब तुम्हें याद क्या करना है? यूनिट्स विच आर मैनेज बाय गवर्नमेंट, बट कैसा मैनेज करना है? लाइक प्राइवेट कंपनीज। कैसे मैनेज करना है? विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ कंपनीज लॉज। क्लियर है? तो कौन है भाई? मैनेज बाय गवर्नमेंट है। कैसे मैनेज कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनीज की तरह। और किस तरह से? तो कंपनी लॉ की हेल्प से। क्लियर है? for which the government raises capital by issuing and selling shares to the people or institutes are known as a joint stock company। और याद रखना कि जो पैसे का इंतजाम है वो कौन करता है? गवर्नमेंट ही करती है। गवर्नमेंट raises capital by issuing and selling shares to the people। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है, these units are not working under direct control of government। मैंने क्लियरली बोल दिया था कि भाई ये डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इसको प्राइवेट की तरह मैनेज करें। these types of unit are different from departmental industries in public corporation। एग्जांपल के तौर पे भेल है, ओएनजीसी है और आईओसी है। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जिनको जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज की तरह काम करते हैं। बेसिकली है तो गवर्नमेंट सेक्टर के ही, यानी पब्लिक सेक्टर के ही है, बट ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते हैं। क्लियर है इतना? पर गवर्नमेंट का कहते हैं ना दबाव बना, कहते हैं ना कि दबाव बने रहना चाहिए, वही वाला मैटर है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर तो सिंपल से पता है भाई, जो ऑनर और मैनेज दोनों कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर वाले करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जिसका ऑनर भी प्राइवेट वाले हो और मैनेज भी कौन करे? प्राइवेट वाले करे, तो वो हो गया हमारा प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब जॉइंट सेक्टर में क्या है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जॉइंट स्टॉक एंड जॉइंट सेक्टर अंडर यूनिट इन विच द गवर्नमेंट हैज गिवन अप ओनरशिप राइट ऑफ इंडस्ट्री टू पीपल। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि जो जॉइंट सेक्टर्स होते हैं ना, देखो जॉइंट स्टॉक और जॉइंट सेक्टर में डिफरेंस क्या है? जो जॉइंट सेक्टर होता है इसमें गवर्नमेंट हैज गिवन अप ओनरशिप। याद रखना है, गवर्नमेंट है गिवन अप ओनरशिप। किसको दिया है? to the people and institutes 51% और मोर आर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। क्लियर है? मतलब कैसा है कि भाई जब गवर्नमेंट ने गिवन अप कर दिया था, अपना ऑनरशिप दे दिया, तो ऑनरशिप देने का मतलब क्या है कि समझ लो कोई भी कंपनी अगर 100% है तो 100% में से कम 51% किसी और को देना पड़ेगा, यानी 51%। तब जाके वो गिवे मतलब ऑनरशिप खत्म होगा ना। गवर्नमेंट के हाथ में 59% है और इनके हाथ में कितना? 51%। ये प्राइवेट वालों के हाथ में है, यानी पीपल्स के। क्लियर है? तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जॉइंट सेक्टर। और जॉइंट स्टॉक में क्या हम लोगों ने पढ़ा था? जॉइंट स्टॉक में पढ़ा था कि भाई है मैनेज गवर्नमेंट ही करती है, इसमें मैनेज गवर्नमेंट ही करती है प्राइवेट कंपनी की तरह, जो प्रिवेलिंग कंपनी लॉज होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऑनरशिप दे दिया, ले जाओ चलाओ तुम लोग। 10 दो इंडस्ट्री इज ए जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री स्टिल रिमेन्स इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन देखो कंट्रोल गवर्नमेंट का ही रहेगा, चलाएगी गवर्नमेंट नहीं, चलाएंगे ये लोग ही। ठीक है, ये लोग ही चलाने वाले हैं। लेकिन कैसा है ना कि भाई गवर्नमेंट का कंट्रोल होना जरूरी है, नहीं तो लोग अपने हिसाब से चलेंगे तो लोगों का नुकसान होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव का मतलब जो कुछ लोगों की भलाई के लिए बनता है ना, ऐसा समझो। इंडस्ट्रीज रन ऑन कोऑपरेटिव एक्टिविटीज टू स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन। याद रखना है, जहां पे कॉपरेशन की बात आ जाती है, कोऑपरेटिव की बात आ जाती है, तो सबसे पहला जो मेन वर्ड है वो यही है कि भाई वो इसलिए ही बनता है कि एक्सप्लॉइटेशन किसी का ना हो। ठीक है, स्मॉल ऑनर्स एंड टू स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर्स। किसका किसका करना है? एक्सप्लॉइटेशन स्टॉप करना है, स्मॉल ऑनर्स का, लेबरर्स का और कंज्यूमर्स का। and to provide benefit to all are known as the industries of cooperative sectors। shops of daily use essentials, जो commodities होती है, डायरीज होती हैं। several banks have administration on cooperative basis। तूने सुना होगा कि cooperative banks है ना, cooperative banks होते हैं। फिर जो ये अमूल वाले, जैसे ये जो डेयरी वाले होते हैं ना, जो दूध वाले होते हैं, इनका भी अपना कोऑपरेटिव होता है।
राइट, सोसाइटी होती है। तो इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम यही है भाई किसी का लॉस नहीं होना चाहिए, जो छोटे छोटे लोग हैं ना बेचारे, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ना उनका एक्सप्लोइटेशन हो, ना लेबर्स का एक्सप्लोइटेशन हो, ना ही कंज्यूमर्स का एक्सप्लोइटेशन हो। क्लियर है, यानी ये इनका काम है सेवा करना, जैसे इफको और क्रिबको। क्लियर है, तो ये था आपका ऑनरशिप की बेसिस पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, लास्ट वन है। और बाकी के दो में अगर कोई भी डाउट रहता है, इसमें भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है। और एक नोटिफिकेशन ऑन करना है, अगर वो भी नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या सब्सक्राइब कर दोगे तो थोड़ा सा रीच बढ़ेगा। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है जो भाई बेनिफिट नहीं ले पाते ट्यूशन क्लासेस का, ये ऐसे समझो कि जो मुझे मिला है, ठीक है। चलो ये स्टोरी मैं कभी और बताऊंगा, फिलहाल अभी रहने देते हैं इसको, ये क्या है फिर ज्यादा हो जाएगा टाइम। तो अभी पढ़ते हैं पहले टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। सबसे पहले कंज्यूमर्स गुड्स इंडस्ट्री, सबसे पहले क्या है, कंज्यूमर्स गुड्स इंडस्ट्रीज। देखो जब भी हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स में नॉर्मली ऐसा ही होता है, एक कंज्यूमर होगा और एक इंडस्ट्रीज होगा। तो एक बार रीड करते हैं सबसे पहले, गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। जब हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की, किसकी बात करते हैं, कंज्यूमर गुड्स की, तो याद रखना ये गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं किसको, पीपल्स को, उनकी नीड को, आर नोन एज ए कंज्यूमर गुड्स। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग दिस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज आर नोन एज ए कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। और जो ऐसे गुड्स बना रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। क्लियर है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, यानी जो कंपनीज कंज्यूमर गुड्स बना रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। तो किसी को अगर एक्सप्लेन करना है व्हाट इज ए कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, तो सबसे पहले तुम्हें बताना पड़ेगा भाई कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स मतलब वो जो डायरेक्टली लोगों की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर है, जैसे घी, ऑयल, शॉप, शैम्पू, पाउडर मेकिंग इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें। फिर बात करते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, आधा अधूरा, बीच में वाले हैं ये लोग, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है सेमी फिनिश्ड। क्या वर्ड यूज किया, सेमी finished. It means the types of goods which are semi-processed in a nature and still one stage of production is remaining are known as intermediate goods industries. याद रखना है the types of goods which are semi-processed, word याद रखना है, which are semi-processed in a nature still one stage of production is remaining. क्लियर है, आर नोन एज इंटरमीडिएट। जैसे मैंने बोला ना आधा अधूरा, जैसे यार्न, स्टील, सीड्स, मशीन्स, कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पे थोड़ा वर्क करोगे तब जाके वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग बनेगा। क्लियर है, इतना बात समझ में है। तो सबसे पहला हमारा क्या था, यहाँ पे था कंज्यूमर गुड्स वाला, दूसरा हमारा था इंटरमीडिएट। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तब तक यहाँ पे अगर कोई डाउट रहता है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे तो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना होगा मैं उतना मैक्सिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं बायजूस ऐसा तो है नहीं मेरे पास फैसिलिटीज, बट स्टिल मैं जितना होगा उतना मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड कीप सपोर्टिंग। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा टाटा, सॉरी बाबा टाटा, टाटा, हाँ बाबा टाटा, टाटा बाय बाय। क्लियर है, चलो मिलते हैं बाद में, हाँ।